नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव, जिसकी रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने। इस श्रृंखला के अंतर्गत ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं IIMC के सामुदायिक रेडियो अपना रेडियो 96.9 FM पर। ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया है। हमारा आज का विषय है बढ़ती उम्र में आने वाली आंखों की समस्याएं, लक्षण और बचाव। विशेषज्ञ डॉक्टर मयंक बंसल, जो पूर्व में एम्स अस्पताल नई दिल्ली में सीनियर विट्रो रेटिना सर्जन थे। साक्षात्कारकर्ता कविता शर्मा। निर्माता अपना रेडियो 96.9 FM। इस कार्यक्रम के लिए हमारे सहयोगी वरिष्ठ नागरिक हैं सुरेंद्र मोहन, सत्य प्रकाश, मुकेश मिश्रा, सुरेश कुमार, राजेश कुमार, विनोद कुमार, काव्या आहूजा और देवकी नंदन। आँखें हर किसी के लिए अनमोल होती हैं और इनके कमजोर हो जाने से कई तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ने लगती है वैसे वैसे उसकी सेहत में भी गिरावट आने लगती है और कई तरह की बीमारियां उसे घेर लेती हैं। इन्हीं में से एक है दृष्टि संबंधित बीमारियां, मोतियाबिंद, एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन, जिनका संबंध बढ़ती उम्र से है। और अगर समय रहते इन सबका सही इलाज ना हो तो बुजुर्गों की न सिर्फ दृष्टि बाधित हो जाती है बल्कि अंधेपन का खतरा भी हो सकता है। इसके अलावा डायबिटीज, हाई BP और हृदय रोग जैसी बीमारियां भी कारण बनती हैं। चलिए मिले डॉक्टर मयंक बंसल से और जाने बढ़ती उम्र में कैसे करें अपनी आंखों की रक्षा। डॉक्टर मयंक बंसल, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद जी, शुक्रिया। आंखें जो होती हैं कुदरत का हमें दिया नायाब तोहफा है। अगर इनमें से कुछ कमी आ जाए इनके अंदर अगर, तो हमें किस किस समस्या से जूझना पड़ सकता है? सबसे पहले तो हम यही जानेंगे आपसे। जो हम आंखों की डिजीजेस, प्रॉब्लम्स देखते हैं उनमें सबसे ज्यादा कॉमन जो है, हम ज्यादातर मोतियाबिंद, जो कैटरैक्ट जिसे कहते हैं, उसका सबसे ज्यादा अनुभव करते हैं अपनी प्रैक्टिस में। उसके अलावा काला मोतिया है जिसे ग्लोकोमा कहते हैं, या आंख का पर्दा उठना जिसे रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। और भी कॉमन हमारे देश में हम डायबिटीज या मधुमेह का बहुत देखते हैं। तो उसके अंदर डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटीज से जो पर्दे पे प्रभाव पड़ता है, उसका बहुत ज्यादा अनुभव करते हैं। डॉक्टर साहब, अगर बढ़ती उम्र की बात करें तो कुछ नेचुरल भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर समस्याएं कब आती हैं? आयु से संबंधित दृष्टि जो परिवर्तन होते हैं वो ज्यादातर कब होने शुरू होते हैं? आयु के साथ ज्यादातर 60 साल की उम्र के ऊपर हम मोतियाबिंद और पर्दे के ऊपर एक प्रकार की डिजेनरेशन जिसे एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन कहते हैं, उसका बहुत ज्यादा अनुभव करते हैं। उसमें से एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन ये रेटिना या पर्दे पे कुछ ब्लीडिंग स्पॉट्स या कुछ इस प्रकार के घाव बनाता है, जिससे कि बीच की दृष्टि हमारी कम होने लगती है। क्या ये बढ़ती उम्र से पहले भी हो सकता है? संभव है, पर ज्यादातर हम देखेंगे कि 65, 60 से ऊपर और 65 और लगभग 70 साल की उम्र के पास ये और भी ज्यादा
आने लगती हैं, पर 50 साल की उम्र पे भी कुछ लोगों इससे प्रभावित हो सकते हैं। जी, डॉक्टर मयंक बंसल, हमारा जो ये कार्यक्रम है इसका नाम है अनुभव, और इसमें हम वरिष्ठ नागरिकों को साथ में लेकर कुछ सवाल लेकर के आते हैं। तो हमारे जो पहले वरिष्ठ नागरिक हैं उनका जो सवाल है वो ये है। डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरा नाम सुरेंद्र मोहन है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे कुछ दिनों से आँखों के आगे फ्लोटर आने शुरू हो गए हैं। वो फ्लोटर जो है एक राइट आइज़ में जो थोड़ा मुझे स्ट्रबिंग है, थोड़ा ज़्यादा आते हैं, एक से एक ठीक है, तो उसका कोई इलाज है या कोई उसका क्योर है या नहीं है? आँख के अंदर जो फ्लोटर्स होते हैं, या ऐसा मानिए कि काले से धब्बे जो उड़ते हुए दिखाई दे, कई बार मच्छर जैसे से छोटे या फिर कई बार बहुत बड़े भी दिखाई देते हैं। कई बार एक सिंगल हो सकता है या फिर बहुत सारे भी फ्लोटर्स दिख सकते हैं। इसका मतलब यही होता है कि आँख के अंदर जो एक जेल होता है उसको हम विट्रिस कहते हैं, वो उम्र के साथ थोड़ा पानी जैसा होना शुरू हो जाता है। जब वो पानी जैसा होता है अपने पर्दे से उखड़ना शुरू होता है, और उस समय संभव है कि आँख के गोलाई के अंदर जो ये जेल या पानी है उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स से उड़ते हुए दिखाई दे, वो हमें अपनी दृष्टि में फ्लोटर्स जैसे अनुभव होते हैं। अगर आप फ्लोटर्स अनुभव करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम आंख का एक पूरा डायलेट करके या आंख की पुतली फैला के आंख के पर्दे का विस्तार रूप से एग्जामिनेशन करें, ताकि हम देख पाए कि कोई उसके साथ पर्दे में कोई छेद तो नहीं बन रहे। अगर कोई छेद नहीं है तो बहुत बढ़िया, हमें उसके आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है तुरंत। 2 सप्ताह नहीं तो महीने भर में फिर ऐसे एक बार डायलेशन करना उचित रहेगा। पर अगर उसके साथ कई बार पर्दे में छेद हो तो उन छेदों के जरिए पर्दे के पीछे पानी जाना और पर्दा उखड़ना, उसकी बहुत ज्यादा संभावना होती है। ये चीज ना हो इस करके हम उस समय उन छेदों को लेजर के जरिए एक प्रकार से ट्रीट करते हैं, सील करते हैं, ताकि आगे चल के हमारे आंख का पर्दा अपनी जगह से उखड़े ना। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी। अगले हम सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा एक सीनियर सिटीजन ने पूछा है। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम सत्य प्रकाश है। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि मेरी आंखों से ना सुबह के समय पानी बहता है। विजिट वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो एज के हिसाब से नॉर्मल ही है, लेकिन आंखों से जो पानी बहता है सुबह के समय, उसमें थोड़ी चिपचिपाहट भी होती है। उसके विषय में प्लीज आप बताइए। आंखों के अंदर पानी आना, ऐसा मानिए कि जिस प्रकार से अगर हमें गर्मी लगती है तो हमें पसीना आता है, तो आंख अगर बहुत सूखी होती है तो साथ के साथ बहुत बार पानी आना बहुत शुरू होता है, एक तरह से आंखों को लुब्रिकेट या उसकी नमी बना के रखने के लिए, ताकि आंखों में ज्यादा ड्राइनेस या सूखापन ना रहे। इस करके हम जनरली इस स्थिति पे कुछ आई ड्रॉप्स का प्रयोग करने का एडवाइस करते हैं, जिससे कि नमी बनी रहे। साथ के साथ जिस प्रकार से योगा में बताया जाता है कि थोड़ी सी हम आंखों की हाथों को थोड़ा साफ हाथों को मल के थोड़ा गर्म करके आंखों पे रखें, मैं भी आपको एडवाइस करूंगा। उससे कि आंख के जो कुछ ग्लैंड्स होते हैं वो खुल जाते हैं, जिससे नॉर्मल नेचुरल लुब्रिकेशन या टीयर्स, आंसू हैं हमारे, वो और अच्छे रूप से निकल पाए। अगर फिर भी हमारा टीयरिंग या पानी आना रहता है तो आंखों को दिखाना उचित रहेगा। कई बार टीयर डक्ट्स जिनसे नॉर्मली हमारे टीयर्स निकलते हैं वो कई बार ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं, उनको फिर जांचना और उनकी ट्रीटमेंट करना उचित रहेगा। जी डॉक्टर साहब, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक प्रश्न है कि डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं आंखों को लेकर जो कि जल्दी से अपनी आंखों की केयर करते नहीं है। वो सोचते हैं कि हम तो बिल्कुल ठीक है, दृष्टि हमारी बिल्कुल ठीक है, हम नजरअंदाज करते हैं स्पेशली आंखों को। लेकिन क्या आंखों का भी समय समय पर चेकअप करवाना चाहिए, और किस किस अंतराल पर? कैसे पता चले कि अब हमें कोई समस्या होनी स्टार्ट हो गई है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत बार जब सर में दर्द होता है और एक भारीपन सा माथे के पास में महसूस करते हैं, तब कई बार संभव होता है कि हमारा आंखों का कोई नंबर हो जिसका हमें जानकारी ना हो। ऐसी स्थिति में आंखों को चेक कराना, या फिर जैसे आपने पूछा फ्लोटर्स आते हैं, बहुत बार हम फ्लोटर्स इग्नोर करते हैं कि कुछ काले से धब्बे कोई नहीं, पर उस स्थिति में भी आंखों को एग्जामिन कराना, ऐसे में रूटीन प्रकार से एक एग्जाम कराना उचित है। और एटलीस्ट कभी भी अगर नहीं हुआ है तो एक बार कराना तो उचित है, बल्कि डायलेट करके आंख की पुतली फैला के पर्दे को विस्तार से चेक करना वो भी काफी रिकमेंडेड है। अगर सब ठीक रहता है तो साल में बिल्कुल ही ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है तो और थोड़े लंबे अरसे पे, पर इतना जनरली हम एनुअली या साल में एक बार चेक करना रेकमेंड करते हैं। डॉक्टर साहब, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। मैं मुकेश मिश्रा बोल रहा हूँ। जब भी मैं धूप में बैठने की कोशिश करता हूँ, आंखों से कुछ दिखता नहीं है, तो मैं अपनी आंखों की रोशनी कैसे बढ़ाऊं? धूप में अगर बहुत तेज धूप हो तो जाहिर बात है कि आंख की पुतली एक तरह से कंस्ट्रिक्ट करती है, वो छोटी होती है, और फिर ताकि आंख को एक तरह से हम प्रोटेक्ट कर पाए बहुत तेज धूप से, इस करके हमारी पुतली छोटी होती है। साथ के साथ काले चश्मों का प्रयोग करना ऐसी स्थिति में बहुत ही उचित रहेगा। इसके अलावा एक बार आंख की
एग्जामिनेशन करना ऑफ कोर्स मैं रेकमेंड करूंगा कि बहुत ही ज्यादा तेज हमें दिक्कत हो उसको हम फोटोफोबिया कहते हैं। उसके साथ साथ कुछ आंख की बदलाव हो सकते हैं जिनको एग्जामिन करना ठीक रहेगा। डॉक्टर मयंक अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला एक सवाल हमारे एक वरिष्ठ नागरिक ने पूछा है। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं सुरेश। डॉक्टर साहब मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ, शुरू से ही किताबों के बीच रहा। अब भी पढ़ने का शौक है, लेकिन ज्यादा देर पढ़ने में सिर दर्द होने लगता है। क्या करूँ, कुछ उपाय बताएं। बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट सवाल जी सर। इसके लिए जैसे हमने भी डिस्कस किया, मेरा सुझाव ये रहेगा कि हम एक बार आँख के चश्मे के जांच उचित रूप से चेक करना ठीक रहेगा। ये इसलिए कि जैसे हमारा शुरुआत में मोतिया उम्र के साथ अगर आना शुरू हो तो शुरुआत में धुंधला शायद हमें उतना ना दिखे, पर आँख के लेंस का आकार बदल रहा होता है। इस करके शुरुआत में कई बार बहुत जल्दी हमारा चश्मे का नंबर भी बदलना शुरू हो। ज्यादातर हम 60-65 साल की उम्र के पास में इसको अनुभव करते हैं और इसको कई बार सेकंड साइट भी कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में संभव है कि हमारा अगर पढ़ते हुए हमें दिक्कत आ रही हो तो शायद चश्मे का नंबर बदल रहा हो। दूसरा, उसके अलावा ताकि आंखों पे बहुत स्ट्रेन ना पड़े, इस करके हर 15 से 20 मिनट बाद आंखों को एक तरह से रिलैक्स करना भी अच्छा रहेगा सर। मैं रिकमेंड करूंगा कि 20 मिनट बाद कुछ देर दूर 20 सेकंड के लिए 20 फुट की दूरी किसी चीज को देखें। इसको इनफैक्ट हम 20-20 रूल भी कहते हैं, ताकि आंखों की मसल्स रिलैक्स हो जाएं और आप सर में दर्द उतना ना अनुभव करें। डॉक्टर मयंक अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि डॉक्टर साहब की बुजुर्गों की आंखों पर उचित रोशनी का कितना प्रभाव पड़ता है? एक सही रोशनी में उनका रहना कितना जरूरी है? सही रोशनी हमारे विचार में इतनी बहुत डार्क ना हो, बहुत अंधेरा ना हो कि हमें दिखाई ना दे, और इतनी ज्यादा चौंध भी ना हो कि हम अनकंफर्टेबल महसूस करें। जो हम रेकमेंड करते हैं कि अगर कोई पढ़ाई भी कुछ पढ़ रहे हो, अखबार पढ़ रहे हो या कुछ, इतना कि नॉर्मल दिखाई पड़ पाए, बहुत ज्यादा तेज रोशनी नहीं, यही उचित रहेगा। डायरेक्ट आईज पे अगर कोई लाइट पड़ती है वो बहुत ज्यादा हमें परेशान करती है। अलग डायरेक्शन से अगर आए, पीछे की तरफ से अगर लाइट आए, तो वो सबसे हमारे विचार में उचित रहेगा। जी, यहाँ पर मेरा जो प्रश्न है सर वो ये है कि जो बुजुर्ग होते हैं उनकी आंखें कमजोर होनी स्टार्ट होती है अगर कमरे में अंधेरा ज्यादा है, या जो रोशनी जिनकी उनको जरूरत है कि वो कहीं गिरे नहीं या उन्हें ठीक से दिखता रहे, उस रोशनी की मैं आपसे बात जानना चाहती हूँ कि उनको एक प्रॉपर लाइटिंग में रखना कितना इम्पोर्टेंट है बढ़ती उम्र के साथ। ये ऑफ कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है कि कमरे के सारी चीजें काफी वेल लिट हो ताकि कम रोशनी में हमें ठीक दिख पाए। पर ज्यादातर जो हमारे मर्ज होते हैं वो ट्रीटेबल रहते हैं, तो अगर कम दिखाई दे रहा है ऐसे में आंखों को एग्जामिन करना, अगर मोतिया है तो ट्रीट करना उचित है। अगर ऐसा स्थिति में है कि उसको ट्रीट नहीं किया जा सकता है, ऐसे में ऑफ कोर्स बहुत ही वेल लिट रूम, काफी अच्छी रोशनी वाले रूम को एडवाइस करेंगे। साथ के साथ कुछ लो विजुअल एड्स भी होते हैं जिनसे चीजें और मैग्नीफाइड या बड़ी दिखाई देती हैं, उनका प्रयोग करना भी उचित रहेगा। ऑफ कोर्स आंखों के आपके डॉक्टर को दिखाने के बाद उनका एडवाइस लेना सबसे उचित रहेगा। डॉक्टर साहब अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला सवाल ये है कि मेरा नाम राजेश, उम्र मेरी 61 है। डॉक्टर साहब नमस्ते। मुझे जब से चश्मा लगा है मैं कभी दोबारा डॉक्टर को दिखाने नहीं गया हूँ। देखने में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्या मुझे डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए? अगर हमें देखने में कोई दिक्कत नहीं है तो तुरंत ऑफ कोर्स दिखाने की आवश्यकता नहीं है, पर हाँ, साल में एक बार दिखाना इन एनी केस रेकमेंडेड है। प्लस अगर हमें डायबिटीज हो, मधुमेह हो, तो ऐसी स्थिति में तो डेफिनेटली दिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। 60 साल की उम्र के बाद मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट साल में एक बार दिखाएं। डॉक्टर साहब अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे और एक युवती बहुत परेशान है जो इन दिनों की सिचुएशन है वो आपसे जानना चाहती हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं काव्या बोल रही हूँ। बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, पहले तो हम लोग उन्हें ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने पर डांटा करते थे, लेकिन अब हम लोग खुद उनके हाथ में फ़ोन देते हैं कि वो क्लास अटेंड करें, होमवर्क करें। तो इतना एक्सेस में जो उन्हें एक्सपोजर मिल रहा है कंप्यूटर स्क्रीन का या फ़ोन की स्क्रीन का, तो क्या इससे उनकी आँखों को कोई नुकसान पहुँचेगा, या फिर आप कोई एहतियात बता सकते हैं जो हम उनसे, बच्चों के मामले में हम उन एहतियात को बरतें ताकि बच्चों की आँखों को नुकसान ना पहुँचे? बहुत ही रेलेवेंट सवाल, बिकॉज अभी पूरे कोविड लॉकडाउन के दौरान और ऑनलाइन क्लासेस के दौरान वर्क फ्रॉम होम, तो सभी इससे बहुत प्रभावित हैं और बच्चों पे सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है क्योंकि उनको सारी क्लासेस ऑनलाइन लेनी पड़ रही है। जब हम स्क्रीन की तरफ बहुत समय तक देखते हैं तो 3 मेन चीजें हो रही होती है हमारी आंखों में। एक, हम
पलकों को एक तरह से कम झपकाते हैं, स्क्रीन की तरफ ऑलमोस्ट स्टेयर करते हैं, तो उससे कई बार आंखों में ड्राइनेस, पानी आना, आंखें लाल होना, सूखापन, इरिटेशन ये महसूस होता है। दूसरा कि आंख के अंदर की मसल्स जो कि आंख के लेंस को चेंज करते हैं, हमें फोकस करने में हेल्प करते हैं, वो मसल्स भी बहुत हमारे एक तरह से स्ट्रेन होने लग जाते हैं। दूसरा, हम जब किसी चीज को पास रखते हैं तो दोनों आंखें थोड़ी बीच की तरफ आनी शुरू होती है, घूमती हैं, वो आंख के बाहर के मसल्स उन पे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है। ये सारी चीजें आंख के सर दर्द और आंख के जो आकार है बच्चों, बढ़ते हुए बच्चों के लिए स्पेशली, उसमें उसका कुछ प्रभाव नोट किया गया है। उसमें थोड़ा सा चश्मे का नंबर जल्दी बढ़ने के थोड़े चांसेस भी होते हैं। सो ऐसे में हमें अपनी क्लासेस भी करनी है और साथ के साथ आंखों पे स्ट्रेन भी नहीं रखना। इस करके जो हम रेकमेंड करते हैं कि ऑफ कोर्स जितना समय संभव हो, हर 20 मिनट, जो मैं अभी 2020 रूल के बारे में बता रहा था, कि हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए कुछ दूराई पे देखना, ताकि आंखों की मसल्स को रिलैक्सेशन मिले, वो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा। साथ के साथ डेफिनेटली बच्चों के चश्मों की जांच कराना उचित रहेगा। अगर कोई नंबर है तो उसको करेक्ट करना ठीक है, ताकि स्ट्रेन ना पड़े आंखों पे। जितना संभव हो बड़ी स्क्रीन का इस्तेमाल करना जरूरी या मैं रेकमेंड करूंगा। जितनी छोटी स्क्रीन होती है, माने अगर हम फोन पे देख रहे हैं, तो आंखों के मसल्स पे डेफिनेटली ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है। तो बड़ी स्क्रीन, जितनी दूराई पे वो स्क्रीन हो सके उतना, तो बड़ा टीवी, उसके ऊपर बड़े प्रिंट के साथ अगर पॉसिबल हो, वो बहुत ही ज्यादा उचित रहेगा। और एम्बिएंट लाइटिंग, माने कि बहुत ज्यादा अगर कमरा डार्क है और साथ के साथ स्क्रीन का बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है, उससे स्ट्रेन पड़ता है। तो कमरे की रोशनी और स्क्रीन की रोशनी लगभग बराबर सी हो, तो उससे भी स्ट्रेन आंखों पे कम से कम पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, अपना अगला सवाल हम लेते हैं। एक व्यक्ति जो है वो पूछ रहे हैं आपसे। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 60 साल है और मेरा नाम विनोद कुमार है। डॉक्टर साहब, मुझे मोतियाबिंद है, एक आंख से लगभग दिखना बंद हो चुका है। आप मुझे बताओगे कि अगर मैंने ऑपरेशन करवा लिया तो क्या मेरी आंख ठीक हो जाएगी? ज्यादातर मैं कहूंगा लगभग 99% तक आंखों में जब मोतिया होता है तो मोतिये से ही प्रभावित होती है। पर जब हम इस मोतिये से पहले आंख का एग्जामिनेशन करते हैं, सर्जरी से पहले, हम ये भी देखना चाह रहे होते हैं कि आंख के पर्दे में कोई प्रभाव तो नहीं है। कई बार आपकी जो नस है, पर्दा, उसमें प्रभाव डायबिटीज, काला मोतिया, एज रिलेटेड डिजेनरेशन सबसे होने के चांसेस रहते हैं। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि मोतिये की सर्जरी के बाद हमें बहुत क्लैरिटी ना रहे, पर अगर हमारा पर्दा बिल्कुल ठीक है तो ज्यादातर 99% हमारे कैटरेक्ट सर्जरी बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल, बहुत ही प्रेडिक्टेबल होते हैं और उससे विजन बढ़ने में, दृष्टि बढ़ने में बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने डायबिटीज की बात कही, तो डायबिटीज के लिए एक सवाल मेरे जहन में है, क्योंकि अभी हमारे जानने वाले के साथ में ऐसा हुआ है कि उनकी जो मदर हैं, डायबिटीज की वजह से उनकी एक आंख का विजन ऑलमोस्ट जा चुका था और दूसरी आंख का विजन बचा हुआ था, लेकिन कुछ टाइम पहले उनकी आई में हेमरेज हुआ, जिसकी वजह से उनकी दोनों ही आंखों का विजन लॉस्ट हो गया। तो क्या उनकी आंखों का विजन वापस आ सकता है, या किसी भी व्यक्ति का इस सिचुएशन में आंखों की रोशनी वापस आ सकती है? डायबिटीज से मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी बताना चाहूंगा। क्या होता है कि जो ज्यादा ग्लूकोज या शुगर या है हमारे खून के अंदर, वो एक तरह से जहर बनने लग जाता है पूरे शरीर में, और जो शरीर की नाड़ियां होती हैं उनमें वो छोटे छोटे एक प्रकार से छेद बनाना शुरू कर देता है, जिससे कि नाड़ियां या ब्लड वेसल्स वो एक प्रकार से लीक करती हैं, उनसे ब्लीडिंग शुरू होती है। आंख और किडनी, गुर्दे, इनके अंदर सबसे बारीक नाड़ियां होती हैं, तो उससे हम सबसे ज्यादा प्रभाव इनमें देखते हैं। आंखों में हम सबसे ज्यादा प्रभाव ये देखते हैं, और आंखों की खूबसूरती ये है कि हम उसको डायलेट करके पर्दे को डायरेक्टली देख सकते हैं। हम उसके अंदर हेमरेजेस देखना शुरू करते हैं, ब्लीडिंग स्पॉट्स, जहाँ पे खून लीक हो रहा है। और ये जो है शुरुआत में केवल डॉट कुछ छोटे छोटे साइज के होते हैं, फिर आगे चल के बहुत ज्यादा ब्लीडिंग और कुछ नई नाड़ियां ऐसी बनती हैं जो पर्दे को उखाड़ देती है अपनी जगह से। अगर हम पहले इसको देख लेते हैं, इसलिए स्क्रीनिंग का बहुत ज्यादा रोल है इसमें कि किसी को डायबिटीज हो तो उसको पहले ही कंट्रोल करना बहुत हद तक संभव है। शुगर कंट्रोल ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पर साथ के साथ हम इस स्थिति में आंखों के अंदर एक प्रकार से लेजर के जरिए जो खराब नाड़ियां हैं उनको जला पाते हैं। अगर बहुत ही रिसेंट ब्लीडिंग हो या फिर आंख के अंदर अभी ही हमें हेमरेज हुआ हो, ऐसी स्थिति में भी अगर हम ऑपरेट करते हैं तो विजन आने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। कई बार लेकिन ऐसा संभव होता है कि बहुत समय से ब्लीडिंग हो और अनफॉर्चुनेटली कई बार हम उसको इग्नोर कर जाते हैं, कई बार सर्जरी की डर से या फिर अगर फैसिलिटीज अवेलेबल ना हो एज अ रेटिना स्पेशलिस्ट से मिलने के। ऐसी स्थिति में कई बार
आंखों के जो पर्दा है वो ऐसा मानिए कि नर्व सेल्स हैं। जैसे हम कभी ब्रेन ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते और अगर नर्व्स या ब्रेन कहीं से एक तरह से डेड हो जाता है तो इसको रिवाइव करना पॉसिबल नहीं होता। कई बार ऐसी स्थिति होती है जिसमें नर्व्स या रेटिना बिल्कुल ही ऐसी स्थिति में उनको रिवाइव करना संभव ना हो, तो ऐसी स्थिति में शायद संभव ना हो, पर वो बहुत बार रेयर होता है। ज्यादातर संभव होता है कि अगर ब्लीडिंग अभी हुई है तो उसको हम या तो आंखों में दवाई इंजेक्शन के जरिए, लेजर के जरिए या फिर सर्जरी के जरिए ट्रीट कर पाए और उससे विजन प्रिवेंशन, विजन लॉस प्रिवेंशन या विजन गेन होने के चांसेस, दृष्टि वापस आने के चांसेस काफी अच्छे रहते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी है। जितने भी व्यक्ति इस इंटरव्यू को सुनेंगे डायबिटीज के शिकार हैं तो अपना जो ध्यान है वो शुरू से ही रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी डॉक्टर मयंक बंसल, बहुत अच्छी जानकारी और बहुत अच्छे सवालों के जवाब आपने दिए। अब जाने से पहले मेरा एक प्रश्न है कि उम्र से संबंधित दृष्टि परिवर्तन में किस तरह की सावधानियों की आवश्यकता है और क्या क्या करना चाहिए? जाने से पहले आप क्या हमारे सभी सुनने वालों को एक सुझाव देंगे? मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सुझाव ये रहेगा कि उम्र के साथ बहुत से अलग अलग बदलाव आते हैं। मोतियाबिंद जैसे बदलाव हैं उनको ट्रीट करना बहुत ही संभव रहता है और वो रिवर्सिबल माने जाते हैं, रिवर्सिबल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। पर कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जैसे कि हमने डायबिटीज के बारे में डिस्कस किया, वो मैं बहुत ज्यादा देखता हूँ। डायबिटीज, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन और काला मोतिया, इसमें कुछ जो बदलाव होते हैं अगर हम ठीक समय पे पकड़ लें तो उनको ट्रीट करना बहुत संभव होता है। पर उनमें कई बार अगर बहुत आगे तक बढ़ जाए तो रिवर्स करना कई बार संभव नहीं होता। इस करके मेरा एडवाइस डेफिनेटली ये रहेगा कि हम कुछ भी अगर दृष्टि में डिफिकल्टी महसूस कर रहे हो तो ऐसे में आंखों को दिखाना बहुत उचित रहेगा और एटलीस्ट साल में एक बार दिखाना मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा। जी, डॉक्टर मयंक बंसल, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। शुक्रिया जी, धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। तो दोस्तों, 65 साल की उम्र आते आते ज्यादातर लोगों को चश्मा पहनने की जरूरत महसूस होने लगती है। लिहाजा नियमित रूप से आंखों की जांच करवाने के साथ ही हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना और पोषण से भरपूर हेल्दी चीजों का सेवन करना भी जरूरी है ताकि लंबे समय तक आंखों की सेहत बनी रहे और दृष्टि संबंधित बीमारियों को होने से रोका जा सके। तो आप भी रखिए अपनी आंखों का ख्याल। अब कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार। अभी आप विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुड़ू, तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत की गई वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव सुन रहे थे, जिसकी रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने। इस श्रृंखला में ये कार्यक्रम आपने सुना अपना रेडियो 96.9 FM सामुदायिक रेडियो पर। ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना।